अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे काफ़ी एक अहम ओपिनियन कराना है द नेक्स्ट 22 मंथ्स और इसके राइटर हैं अहमद बिलाल महबूब। इससे पहले मैं आपको जो मेरा फेसबुक का फ्री ग्रुप है वो बता दूं कि जहां से आप जो है वो मैगज़ीन्स हासिल कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को जो है वो मैगज़ीन्स ढूंढने में इशू आता था, तो उसके लिए आपने फेसबुक ग्रुप में जाना है मेरे facebook.com/groups/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। ठीक है, ये प्राइवेट ग्रुप है कि मैं देख के प्रोफाइल फिर लोगों को इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, और इसमें जो है आपने जब ये ज्वाइन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपने आना है आगे फाइल्स सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास आ गया फाइल सेक्शन। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, तरतीब से आ जाएगा। जिस तरह आज मैंने जो है वो इकोनॉमिस्ट जो है ये शेयर किया है, ये अब आप देख सकते हैं इकोनॉमिस्ट 16 अक्टूबर का। इसके अलावा ये रीडर्स डाइजेस्ट है, सितंबर का इशू है, और ये बहुत ज़्यादा अहम आप लोगों के लिए है, ये ख़ास तौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी है, ये आप ज़रूर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल सेक्शन में जाके। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे जो शेयर करता हूँ वो है डॉन न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, और वो क्या होता है रीडेबल फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने काफ़ी पीडीएफ ग्रुप्स में देखा होगा, तो वहाँ पे जो है वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है यहाँ पे मैं आपसे है वो रीडेबल फॉर्म में शेयर करूँ। जिस तरह अगर हम इसको देखें तो आप इसको देखें, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, रोज़ न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज शेयर होता है, और जो मैगज़ीन जैसे जैसे मुझे मिले इंपॉर्टेंट वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया ग्रुप के हवाले से बात। बाकी इसके अलावा अगर आपने मेरी फेसबुक पे पर्सनल आईडी ज्वाइन करनी है तो वहाँ भी मैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड मटेरियल शेयर करता हूँ, दानिश.मकसूद555। ठीक है, ये वहाँ पे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि जिस तरह आपको पता है कि जी 5000 फ्रेंड्स की लिमिट होती है, तो वहाँ पे तकरीबन कुछ 4900 के करीब लोग हो गए हुए हैं। तो उसमें आप ये देख लीजिएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो कभी कभी कमेंट कर दिया करें, क्योंकि जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि वाकई वो जिन्होंने मतलब पढ़ना है ये मटेरियल तो उनको शामिल किया जा सके। ठीक है, तो ये ना हो कि मैं आपको इनएक्टिव समझ के रिमूव कर दूं, तो कभी कभी कोई कमेंट कर दिया करें। बाकी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है अब हम चलते हैं अपने ओपिनियन की जानिब। अच्छा, अब हम चलते हैं ओपिनियन की जानिब। ओपिनियन हमारा है दी नेक्स्ट 22 मंथ्स 14 अक्टूबर अहमद बिलाल महबूब। जिस तरह आपको पता है कि जी एक हुकूमत जो होती है वो 5 साल के लिए आती है, और 5 साल में 60 महीने होते हैं। तो 60 महीनों में से अब ये कह रहे हैं कि जी अब 22 महीने रह गए हैं पीटीआई के लिए। तो उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या इन्होंने पीछे गलतियां की हैं, क्या क्या इनको चैलेंजेस का सामना रहा, और क्या क्या ये आगे डेवलपमेंट्स होंगी जो इन्हें अगले 22 महीनों में सामना करना पड़ेगा। तो ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम ओपिनियन है कि जितने भी अहम वाक़यात हुए थे पहले भी पीटीआई की हुकूमत में जब से स्टार्ट हुए थे, और आगे भी वो डेवलपमेंट्स होनी है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो करंट अफेयर्स के हवाले से आप लोगों की सारी रिवीजन हो जाएगी कौन कौन से अहम वाक़यात हुए थे। ठीक है, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जी मेरी कोशिश होगी आज आपको बेसिक समरी दे दूं। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी कोई भी गवर्नमेंट है ना, वो जब उसमें उन्होंने कहा कोई भी गवर्नमेंट जब कोई मतलब टाइम थोड़ा रह गया, और जिस तरह यहाँ पे 22 महीने रह गए हैं, तो उन्होंने कहा बड़ा वो ओवर बर्डन महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई मैं किस तरह चैलेंज इसका सामना करूँ कि आगे जाके है ना दोबारा हुकूमत में आ सके। लेकिन उन्होंने कहा ख़ास तौर पे वो पीटीआई के लिए है ना ये चीज़ और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये क्या है, ये इस तरह के काम करते हैं कि इस तरह के अपने बहरान क्रिएट कर देते हैं जो क्या है अवॉइडेबल होते हैं, जिनसे क्या है बचा जा सकता है। और इसमें इन्होंने आगे जो है वो एग्ज़ाम्पल दी है, और एग्ज़ाम्पल इन्होंने कौन सी दी है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने कोट की है इसकी अगर हम देखें एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये कोट कर रहे हैं डीजीआई से के हवाले से। कल मैंने आपको ऊपर से ओपिनियन भी करवाया था कि जिस तरह ये अपॉइंटमेंट के हवाले से आजकल इशू चल रहा है, आज भी शेख रशीद ने कहा कि जी 22 तारीख तक जो है ना वो हम इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बिल्कुल सारा काम रुक गया हुआ है वहाँ पे ना कि यो इसने इमरान खान ने कहा नहीं भी पहले मैं इंटरव्यू करूँगा और फिर जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, और आईएस पर ने एक बंदे का जो है वो अंजुम उसका उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई ये डीजीआई ऐसा ही होगा। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो आपको पहले से पता थी, ये नहीं थी कोई एकदम हो गया कि आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़नी थी। तो उन्होंने कहा आपको पहले से पता था ये चीज़ होनी है, तो इसको पहले भी कर सकते थे, लेकिन इसको क्या है बिल्कुल ये लास्ट मिनट पे जाके ये क्राइसिस जो है ना ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इस वाले से उन्होंने एग्जांपल दिया है कि पीटीआई वाले हैं ना वो अपने लिए ख़ुद मसाइल जन्म देते हैं, और उसमें उन्होंने डीजीआईएसआई वाले इशू की बात की है कि उन्होंने कहा ये पहले से पता था ये होना है, तो इनको पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब ये बड़ा
अच्छा ये ओपिनियन इस लिहाज से है कि यहाँ पे इन्होंने ना 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है सारा ओपिनियन कि जी क्या क्या चैलेंजेस पहले थे और क्या क्या इनको आगे 22 मंथ्स में इनको पूरे करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जी देयर आर एटलीस्ट 11 की चैलेंजेस विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फेस इन द नेक्स्ट 22 मंथ्स इंक्लूडिंग 4 मेजर चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इनका टोटल 11 चैलेंजेस इन्होंने बताए हैं और इसमें से कह रहे हैं कि जो 4 हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECPA से रिलेटेड हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अच्छा अब इसमें उन्होंने कहा है कि जी पहला जो मसला था वो तो ये है कि उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को रिसोर्स को इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, ना सिर्फ तनकीद करने के लिए बल्कि उन्होंने बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की ये ECP के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके ख़िलाफ़। और उसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ तक कि जो चीफ स्पोक्समैन था, तर्जुमान था गवर्नमेंट का, उसने यहाँ तक कह दिया कि जो दूसरे 2 मेंबर्स हैं कमीशन के वो क्या है बगावत कर दें इस जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है उसके अगेंस्ट। अच्छा और उस जो ज़ाहिर है ECP ने क्या किया, उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है मिनिस्टर्स के लिए और फिर ज़ाहिर है उसमें ख़तरा ये भी है कि ये चीज़ क्या हो सकती है, ये चीज़ मतलब उसमें हम कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनके ख़िलाफ़ हो सकती हैं इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत। और निकल लेकिन अभी भी टाइम है कि एमिकेबली मतलब अफ़ाम तफ़हीम से जो है ना इस इशू को सेटल किया जा सके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, जो इशू है इसके चेयरमैन के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता तो ये इनके अपने लिए है ना वो क्या है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और इसकी क्या है रेमिफिकेशंस होंगी। अच्छा अब एक ये हमारे पास इशू हो गया 11 में से। दूसरा इशू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है ये कंक्लूडिंग फेज़ में है, यानी कि बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है। और उनका अगर ECP जजमेंट आती है वो क्या है वो शर्मिंदगी का बायस बन सकती है, एम्बेरस कर सकती है हुकूमत को और बहुत ज़्यादा मुश्किलात बना सकती है रूलिंग पार्टी यानी PTI के लिए। ठीक है, अच्छा एक ये चीज़ें हो गई थी यहाँ पे हमारे पास। और अगर हम इसको यहाँ पे देखें, अच्छा अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, एक मिनट, अच्छा अब जो 11 जो हमने चैलेंजेस थे तो उसमें क्या हैं, एक तो और इन्होंने जो पॉइंट बताए हैं वो ये है कि जी हमें इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली थी वहाँ पे, जिस तरह अब डिस्क इलेक्शंस जो हैं कि वो डिस्कवर की गई थी इरेगुलरिटीज़ कहाँ पे, यहाँ पे 20 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, और कहाँ पे ये NA-75 और जिसको हम क्या है आम इस्लाम में डिस्क इलेक्शन भी बोलते हैं। और ये कब हुआ था, वाक़या फरवरी में हुआ था। तो और उन्होंने कहा इसकी इंक्वायरी भी है इसकी डिस्क इलेक्शन की, द इंक्वायरी इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये भी तकरीबन मुकम्मल है। और ECP जो है ना वो ऐलान कर सकती है इसके नतीजे का, और या वो कह सकते हैं कि जी ओपन ट्रायल होगा और इसका क्या है, इसका ये नतीजा निकल सकता है कि ये ट्रबल हो सकती है, मुश्किलात हो सकती हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक और जो मसला हमारे पास दरपेश है वो है EVM के हवाले से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमें बहस देखने को मिली इसमें सिटिंग गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान। उन्होंने कहा गवर्नमेंट क्या इंसिस्ट कर रही है, ज़ोर दे रही है कि जी इंट्रोडक्शन किया जाए, यानी मतलब लेके आया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को और इंटरनेट वोटिंग किसके लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, और कब किया जाए, ये 2023 के जनरल इलेक्शन से पहले लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि अभी जो है विदाउट रीचिंग अ कंसेंसस है अदर पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये जो है कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। और उन्होंने कहा ना सिर्फ अपोजिशन की जानिब से हमें एतराज़ देखने को मिला है, उन्होंने कहा जो ECP है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी क्या किया है, हैज़ एक्सप्रेस इट्स रिजर्वेशंस, यानी उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। किस हवाले से, प्रपोज चेंजेस थे, ये मतलब उन्होंने कहा था कि जी ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे EVM के हवाले से। और उन्होंने कहा दीज डिफरेंसेस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल इवन। उन्होंने कहा ये सारी बातों की वजह से क्या हो सकता है कि जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मतनाज़ा हो सकता है, इवन 22 मंथ्स बिफोर द पोल्स। उन्होंने कहा यहाँ तक कि 22 महीने पहले ही जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतनाज़ा, क्योंकि वो कहेंगे हमने तो पहले ही कह दिया था, हमें इस पर एतबार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने EVM के ज़रिए कराया। तो उन्होंने कहा कि अभी 22 महीने बाकी हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि जो हटदर्मी हुकूमत दिखा रही है तो 22 महीने पहले ही ये इलेक्शन क्या है मतनाज़ा हो जाएँ। अच्छा आगे हम चलते हैं। अच्छा अब और एक और इशू हमारा, जिस तरह कल आपको पता है कि जी पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा बढ़ गई,
तो और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना नाला हैं इस बारे में। तो मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी के हवाले से बात कर रहा है। एक और चैलेंज जो पीटीआई को दरपेश है और ख़ासतौर पे जो बढ़ती हुई क्या है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है। उन्होंने कहा ये रिमेन्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज, ये सबसे बड़ा मसला है इनके लिए। कौन से? अगले 22 महीनों के लिए। और इसके साथ जो मसाइल हैं वो क्या हैं? एक तो ये है कि जो एग्रीमेंट हमने उसको वापस बहाल करना है। ये भी मैंने आपको कल फ्रंट पेज न्यूज़ कराई थी, वो भी चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी। तो ये एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ, उसको भी उन्होंने एक एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर आना है, जिसमें शौकत तरीन ने कहा था कि जी हो सकता है कि अगर हमसे बातचीत होती है तो हमें जो है वो तकरीबन $1 बिलियन तक वहाँ से मिल जाए आईएमएफ से। और दूसरा जो काम हमने करना है इकनॉमिक फ्रंट में, वो हमने FATF की क्लियरेंस हमने लेनी है टू एग्जिट द ग्रे लिस्ट, क्योंकि अभी तक हम ग्रे लिस्ट में हैं, ठीक है। तो अब ये सारा इशू आपको पता होना चाहिए FATF वगैरह, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़पेपर्स में आया है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो बस ये है कि इन्होंने कहा कि जी वो FATF का इशू है, वहाँ से ग्रे लिस्ट से निकलना है। तो ये भी एक और चैलेंज है जो कि दरपेश है पीटीआई को। अच्छा, अब एक और मसला जो है वो हमारे पास किससे हवाले से है, वो फ्रेश पॉपुलेशन सेंसस हवाले से है। सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि भाई वो फ्रेश जो मरदमशुमारी हो उसके बेस पे जो है ना वो अगले जो है इलेक्शन कराए जाएँ। लेकिन उन्होंने कहा ये कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या है, करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके लिए तकरीबन जो है वो 18 महीने चाहिए होते हैं, और उसके बाद जो ईसीपी को है ना वो तकरीबन 6 महीने चाहिए होंगे कि वो डिमार्केट कर सके नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, ठीक है। और इसमें एक और जो मसला दरपेश है वो ये है कि इसमें ज़ाहिर है हमें हेल्प लेनी पड़ती है किसकी? आर्मी की। जनरली द आर्म्ड फोर्सेस आर रिक्विजिशन टू असिस्ट द सेंसस ऑपरेशंस एंड द मिलिट्री यूजुअली फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पेयर अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल फॉर सच ऑपरेशंस। और इसमें का मतलब हालात वगैरह उसको देखते हुए तो बड़ा मुश्किल है कि जो आर्मी है वो इतने ज़्यादा लोगों को जो है ना वो उस तरफ दे मतलब उनको रिलीज़ कर सके कि वो ये सारा मरदमशुमारी का काम कर सकें। और दूसरा इशू ये है कि 2017 में भी है ना वो काफ़ी हमें पार्टीज़ की जानिब से देखने को मिला था कि उन्होंने नहीं माने थी 2017 की जो मरदमशुमारी है वो। तो उन्होंने कहा ये भी गारंटी नहीं है कि वो तमाम पार्टीज़ और ग्रुप्स जिन्होंने इनकार कर दिया था एक्सेप्ट करने से मरदमशुमारी को जो की गई थी 2017 में, तो उन्होंने कहा अगर ये नए मरदमशुमारी होती है वो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे नए जो हैं हमारे सेंसस। और उन्होंने कहा मल्टीपल पिटफॉल और ऑब्वियस इन द रोल आउट ऑफ द फ्रेश सेंसस। तो उन्होंने कहा अगर कोई आगाज़ करते हैं रोल आउट करते हैं फ्रेश सेंसस का, तो यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। ख़ासतौर पर आर्मी वाला भी कि इतने ज़्यादा आर्मी पर्सनल जो इन्वॉल्व होते हैं सारे सेंसस में, तो आर्मी के लिए बड़ा मुश्किल होगा उनको रिलीज़ करना। उसके अलावा आप जिस तरह का 2017 में उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया सेंसस, तो किस तरह ये आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ भी हैं। ये चैलेंज था हमारे पास मरदमशुमारी के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे एक और जो मसला है वो है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। अगर आप देखें तो तमाम पार्टीज़ ही ये कहती आई हैं कि जी इक़्तिदार जो है ना वो बिल्कुल नीचे तक मुंतकिल होना चाहिए। लेकिन पीटीआई तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस बारे में इनका जो अगर हम देखें मंशूर, तो उसमें था कि भाई निचली सतह तक जो है ना वो ताकत को डिवॉल्व होना चाहिए। तो लेकिन अगर हम ये देखेंगे जब वो पावर में आए हैं तो क्या ऐसा हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट और ईसीपी हैं उन्होंने क्या कहा है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस पे जोर दिया है। और जो पीटीआई लेड गवर्नमेंट है पंजाब में और कहाँ पे, केपी में, लेकिन उन्होंने कहा वो नाकाम हो गई है, फेल टू होल्ड इलेक्शंस देयर ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स। तो 3 सालों में वहाँ पे है ना वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुकी हुई है। और उन्होंने कहा अगर ये इस तरह के इलेक्शंस मुनक्किद कराते हैं जनरल इलेक्शन के करीब, तो उन्होंने कहा ये एक मेजर पॉलिटिकल टेस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए, और क्या है ये असरअंदाज हो सकता है जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। उन्होंने कहा जो अगरचे जो पीपी गवर्नमेंट है वो भी क्या है नाकाम हुई है बर वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस कराने में, लेकिन ये जो इनेबिलिटी थी एलजी पोल्स, एलजी क्या होता है लोकल गवर्नमेंट जो पोल्स पीटीआई की जानिब से, तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस हो सकती है पीटीआई के लिए। इसमें एक मिनट ठहर जाएँ, ये पीटीआई के लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस हो सकती है एज़ दी पार्टी हैड ट्रेडिशनली सपोर्टेड स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि पीटीआई बहुत ज़्यादा हामी रही है लोकल गवर्नमेंट की, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट में भी अगर आके ना कर सकें तो यकीनन सिंध वाले भी नाकाम हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन पीटीआई के लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है क्योंकि ज़्यादा प्रोपोनेंट रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट तक इक़्तिदार जो है ना वो मुंतकिल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो है वो, अब ये सारी बातें थी वो पहले चल रही थी, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मुस्तकबिल में होनी है और जो चैलेंज बन सकती हैं पीटीआई के लिए। उनमें क्या क्या हैं? उसमें एक चीज़ तो हमारे पास है कि जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो क्या रिटायर कब हो रहे हैं? नवंबर 2022 में, ठीक है। ये अहम है चीज़, इसको आप ज़्यादा
ध्यान में रखिएगा कि नवंबर 22 में जो है ना वो हमारे आर्मी चीफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और उन्होंने कहा उस टाइम पे भी वो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो उनको दोबारा सामना होगा कि क्या इसको एक्सटेंशन देनी है कि नहीं, मुद्दत मुलाजमत में तोसी करनी है कि नहीं, और अपॉइंट करना है नया कोई नए की तैनाती करनी है आर्मी चीफ़ की। उन्होंने कहा क्या गवर्नमेंट जो है ना वो मतलब इसको ट्रांजिशन कर लेती है एक से दूसरे आर्मी चीफ़ पे जो है स्मूथली इसको ट्रांजिशन कर लेती है लॉ के मुताबिक या नहीं। तो ये उन्होंने कहा ये क्या है, एक मूट पॉइंट होगा कि क्या गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब होती है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा एक आर्मी चीफ़ के हवाले से इशू था कि वहाँ पे जब ट्रांजिशन होगी तो वहाँ हमें स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी कि नहीं। और दूसरी चीज़ जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 2 ट्रांजिशंस हैं, और वो क्या हैं उसमें एक तो ये है अगले 22 महीनों में हमें वहाँ पे 2 ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी। एक तो ने कहा जी वो चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, वो रिटायर हो रहे हैं कब, फरवरी 22 में, और इनकी जगह कौन आएंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल। ठीक है, एक तो ये ट्रांजिशन है। दूसरी हमारे पास इशू क्या है, वो है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के हवाले से, और वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कब बन रहे हैं, अगस्त 2023 में। और ये बड़े क्रिटिकल टाइम होगा, अहम टाइम होगा, क्योंकि जो कैंपेन होगी अगले जनरल इलेक्शन की वो क्या है, बिल्कुल सर पे होगी, बिल्कुल फुल स्विंग पे होगी। ठीक है। और उसमें मसला पता है क्या है इसका, जस्टिस काजी फैज़ ईसा का, क्योंकि अगर आप को मतलब है नॉलेज पीछे तो आपको सारा इशू पता होगा कि क्या इशू रहा काजी फैज़ ईसा का, और किस तरह पीटीआई गवर्नमेंट ने है ना सवालात उठाए इनकी इंटेग्रिटी के हवाले से जस्टिस ईसा की। और उन्होंने फिर रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। नहीं आपको आइडिया तो इसको आप चेक कर लीजिएगा गूगल पे। गवर्नमेंट ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़। ठीक है। और उन्होंने कहा इन दिस बैकड्रॉम, इस तनाजुर में क्या है, इट रिमेंस टू बी सीन, ये देखा जाना बाकी है, वेदर दिस पर्टिकुलर ट्रांजिशन विल बी अ स्मूथ वन। तो उन्होंने कहा ये ट्रांजिशन भी एक चीफ जस्टिस से दूसरे चीफ जस्टिस खासतौर पर वो वाला चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ पीटीआई ने इतना ज़्यादा रेफरेंस लेके आए हैं और वो उसको नहीं समझते कोई इंटेग्रिटी के हामिल शख्स, तो वो हम देखते हैं कि वो ट्रांजिशन कैसे होती है। तो यहाँ पे दो बातें की हैं, एक तो आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत ख़त्म हो रही है उसके बाद क्या हालात हो सकते हैं, और ये चीफ़ जस्टिस की तब्दीली है उसके बाद क्या हालात हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और जो आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक है हमारे पास सोशल मीडिया पे, वो हमारे पास था पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, क्योंकि उसमें जो है ये कह रहे हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस को छोड़ के जो उन्होंने कहा जी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ और दूसरे जो सिविल सोसाइटी है वो बिल्कुल इस बात पे मुत्तफ़िक हैं। ये उन्होंने एतराज़ किया है कि जो इन्होंने कहा था पीटीआई वालों ने कि जी हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कि ये लेके आएंगे, और क्योंकि ये कहते हैं कि जी ये कोशिश क्या है, ये सारे लोग कहते हैं कि ये कोशिश है कि इसको कंट्रोल करने की मीडिया को। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जी at the first round of agitation against the proposed authority, which started a few days before the fourth parliamentary year was inaugurated, where the president is continuing and may gain further momentum during the coming months. उन्होंने कहा हमें ये पहला राउंड देखने को मिला है एजिटेशन का, एहतजाज का इस प्रपोज अथॉरिटी के ख़िलाफ़। इनका कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है, ये फोर्थ पार्लियामेंट्री ईयर था, उस टाइम पे हमें एहतजाज देखने को मिला। ठीक है। और उन्होंने कहा ये मुस्तकबिल में हमें मज़ीद मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस कमिंग मंथ्स में, क्योंकि लोग सारे कह रहे हैं कि भाई ये लेके आ रहे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो मकसद है वो यही है कि कंट्रोल किया जाए किसे, मीडिया को। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास पैराग्राफ आ गया, वो हमारे पास क्या है, वो एक्सटर्नल फ्रंट के हवाले से। ये तो सारा हमें इंटरनल हमने देख लिया कि क्या क्या उनको मसाइल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मसला है, और ये डस्ट का इलेक्शन आ रहा है, फॉरेन फंडिंग का रिज़ल्ट आ रहा है, और इसके अलावा जो है वो चीफ़ जस्टिस ने चेंज होना है, आर्मी चीफ़ ने चेंज होना है, और हमें ये तो अंदरूनी हमारे मसाइल थे। अगर हम एक्सटर्नल फ्रंट की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों का सामना कर सकता है, ये एक इशू दरपेश है पाकिस्तान को, वो तस्लीम करने का है किसके, तालिबान गवर्नमेंट को अफ़गानिस्तान में। और इसके अलावा जो इन्होंने कहा जी हमने बहाली करनी है, रिलाइन करना है अपने रिलेशनशिप को किसके साथ, यूएस के साथ, एक ये मसाइल हैं। और फिर हमने किस तरह दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं और मज़बूत आप कह लें कि जी माशी ताल्लुकात रखने हैं चाइना के साथ, एक वो है। और फिर हमने जो जीएसपी प्लस एग्रीमेंट है ईयू के साथ बियॉन्ड 2023, तो वहाँ पे हमने किस तरह इसको एक्सटेंड करवाना है। तो उन्होंने कहा ये सारे हैं चैलेंजेस हैं 22 मंथ्स में। ठीक है, वो सारे हमारे इंटरनल हो गए थे, और ये हमारे एक्सटर्नल बता रहे हैं कि ये हमारे मसाइल हैं। रिकग्निशन तालिबान की, किस तरह अमेरिका से ताल्लुक़ कायम रखना है, चाइना से रखना है, और जो हमने जीएसपी प्लस एग्रीमेंट है ईयू के साथ उसको किस तरह एक्सटेंड करवाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे चैलेंजेस हो गए हमारे पास, और इसके बाद हम बात करें, उन्होंने कहा कि जी ये सारे चैलेंजेस जो हैं उनको क्या है,
उनको उनका दीज चैलेंजेस नीड टू बी फेस्ड मैच्योरली विद नेसेसरी ग्राउंड वर्क इन द नेक्स्ट 22 मंथ्स। उनके सारे चैलेंजेस को जो है बड़ा मैच्योरिटी के साथ जो है ना उनको सामना उनका करना पड़ेगा, और इनको एफर्ट लानी पड़ेगी, ना सिर्फ अपने, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ द गवर्नमेंट, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, द रूलिंग पार्टी उसकी अपनी बका के लिए, बट ऑल्सो इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, और उनका वसी कौमी मफाद के लिए उनको ये सारी मेच्योरिटी के साथ ये सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू क्रिटिकली एनालाइज इट्स हैंडलिंग ऑफ पास्ट चैलेंजेस एंड लर्न फ्रॉम देम। उनका गवर्नमेंट को बड़ा इसको एनालाइज करना होगा, इस पर गौर करना होगा, सोचना होगा और जायज़ा लेना होगा कि किस तरह उसने सारे पास्ट जो माजी के चैलेंजेस उसको सामना किया, एंड लर्न फ्रॉम देम, और माजी की वो गलतियाँ हैं उनसे सीखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ओपिनियन था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि जी ये 22 जो महीने हैं उसमें क्या क्या पहले में इनसे गलतियाँ हो गई, उसको किस तरह इन्होंने मैनेज करना है, और हमने जो देखना है मज़ीद जो मुस्तकबिल में हमें मसाइल होंगे इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, तो उस हवाले से उन्होंने बात किया। तो काफ़ी ज़्यादा अहम ओपिनियन था, इसमें जितने भी वाक़यात आए हैं, ठीक है, अगर आपको उसके डिटेल नहीं पता तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे जो मेन अहम वाक़यात हुए हैं PTI के दौर हुकूमत में जब से ये आए थे, और अभी इनको ये दरपेश होंगे, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ और जो हमारे पास चीफ़ जस्टिस है उनकी मुद्दत ख़त्म होगी, तो उसके बाद जो अगला आएंगे तो वहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया था, फेसबुक पे भी आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मैगजीन्स वगैरह के लिए, और डॉन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के लिए, और जो मेरा डॉन न्यूज़ का जो फेसबुक का पेज है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी मेरा कोई ग्रुप नहीं है, सिर्फ अभी मैं है ना वो फेसबुक पे ही एक्टिव हूँ और यूट्यूब पे। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।